यूपीएससी की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं। इसके पहले हमने इतिहास का दिया था 16 प्रश्नों का उत्तर, फिर राज्य व्यवस्था का दिया, उसमें से संविधान के पेपर थे 14 प्रश्नों का आंसर, फिर हमने भूगोल का दिया 12 प्रश्नों का आंसर, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के 10-11 या 12-13 क्वेश्चन का आंसर। तो आज है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 एनालिसिस एंड डिस्कशन जीएस पेपर 1 25 मई को जो हुआ था विज्ञान और टेक्नोलॉजी का। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे छात्र जो गुजरात में रहते हैं और अहमदाबाद में आकर के ऑफलाइन क्लास यूपीएससी या जीपीएससी का करना चाहते हैं, तो यूपीएससी जीपीएससी का ओनली ऑफलाइन क्लास 31 मई 2025 यानी कि कल से शुरू हो रहा है। इसमें कोर्स कवर जो किए जाएंगे वो एनसीईआरटी के 905 घंटे का ऑनलाइन है, जो ऑलरेडी कोर्स वहाँ पे रखा हुआ है, आप जब चाहें उसको देख सकते हैं। प्रीलिम्स के 1500 घंटे का हाइब्रिड कोर्स है जिसमें जीएस और सीसेट है। मेंस का 1500 घंटे का कोर्स है, इसमें ऑप्शनल नहीं है, ये भी हाइब्रिड है, और इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट पैनल। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9428804128 या 7043771326। आप यदि हमारा ऑफलाइन एड्रेस देखना चाहते हैं तो 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर अपोजिट एचके कॉलेज, आश्रम रोड, अहमदाबाद। आइए दोस्तों, डी सीरीज का मेरा पेपर है और उसका 21वां नंबर ये सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। कथन 2, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुरदीप्त गुणधर्म होते हैं। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, और कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका आंसर है ए। कुछ ही दुर्लभ मृदा तत्व हैं, सब नहीं, और ये सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटरिंग में प्रयुक्त होते हैं। मृदा तत्वों में स्फुरदीप्ति का गुणधर्म होता है, इससे वो स्क्रीन चमकता है। तो आंसर है दोनों सही है और दोनों व्याख्या करता है। अब जरा देखें हम लोग कि रेयर अर्थ एलिमेंट कौन कौन सा है। तो लाइट रेयर अर्थ और हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट, ये हमारा जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, वहाँ देखिए। स्कैंडियम देखिए, YLACE PR ND PM SME सब जितना है ये जो है आपका, ये सारा का सारा जो है आपका रेयर अर्थ मटेरियल है। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने के लिए एक नेशनल रेल प्लान तैयार किया है। कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन प्रणाली है, और कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? सही नहीं, सही है ये नहीं कह रहा है, सही नहीं है। तो केवल 1, केवल 2,
2 3 1 3 1 2 3। यहाँ आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, इतने में आप पकड़ लीजिएगा आगे का याद हो या नहीं। कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे RFID, ये कथन सही है। तो जैसे ही ये कथन सही है ना, आंसर हो गया A, हमको आगे देखना ही नहीं है। लेकिन यहाँ हमको आपको नॉलेज देना है। ये 2030 का प्लान है, ये जर्मनी के सहयोग से नहीं है, ये पूर्णतः स्वदेशी है। हम लोग यहाँ सब पर इसको जो है अपने टेक्नोलॉजी में विकसित किए हैं। तो देखिए दोनों सही है, गलत है। अगर इतना भी खाली मालूम हो कि ये सही है तो इतने में जो है आपका आंसर निकल जाता है A, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा आप देख लीजिए कवच प्रणाली ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन क्या है। ये उसका एक जो है सब कुछ कैसे कंप्यूटर किस तरह से ट्रैकिंग वगैरह करेंगे वो है, और ये इस तरह से मॉनिटर होगा। ये देख रहे हैं ना, रेलवे का जो इंजन है वो जुड़ा है सैटेलाइट से, सैटेलाइट इसको जो है एक स्टेशन के साथ जुड़े हुए है। तो इस तरीक़ा से जो है ये अप एंड डाउन ट्रेन अगर कभी गलती से एक ही लाइन पर चला जाए तो क्या होगा, तो तुरंत सैटेलाइट से पता चल जाएगा। अब आइए 23, निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। एक्सियोम 4, स्पाडेक्स और गगनयान। कहता है उपर्युक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो बस ये हटा दीजिए। स्पाडेक्स जुड़ रहा है भाई, इतने सा है, माइक्रो वाला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्यों? गगनयान में आदमी जाएगा तो माइक्रोग्रेविटी, बस इतने सा समझना है। अब जरा तीनों का दर्शन कर लीजिए। देखिए ये है एक्सियोम, ये है हमारा स्पाडेक्स, और ये है हमारा गगनयान मिशन, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट टू स्पेस। तो माइक्रोग्रेविटी तो आ ही गया। चलिए अब आगे देखें। भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। डॉर्नियर 228 समुद्री गश्ती वायुयान, IL-76 पराध्वनिक युद्धक वायुयान, और C-17 ग्लोब मास्टर 3 सैन्य परिवहन वायुयान। कितने युग्म इनमें से सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो ये पराध्वनिक युद्धक वायुयान नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी दोनों सही है। तो कैसे? तो ये देख लीजिए, फोटो ही पता लग जाएगा। ये है डॉर्नियर, पहले आप यहाँ देख लीजिए, डॉर्नियर IL-76 और C-17। तो ये है डॉर्नियर, ये है IL-76। अब बताइए, ये स्ट्रक्चर वाला पराध्वनिक हो ही नहीं सकता है, ये ध्वनि की स्पीड से उड़ने वाला स्ट्रक्चर ही नहीं है, इतना लंबा है, हवा जो है घर्षण से माने इसको, तो ये है। और ये हो गया आपका तीसरा। चलिए अब देखिए, अगर आप गुणवत्ता के साथ यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कोर्स आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। 7,999 रुपया में उपलब्ध है, ये डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा? तो विज्ञान 150 वीडियो 170 घंटे का अपलोड है, कला संस्कृति 29 वीडियो 30 घंटे का अपलोड है, पर्यावरण 40 वीडियो 60 घंटे का अपलोड है, भूगोल 194 वीडियो 225 घंटे का अपलोड है, राज्य व्यवस्था 222 वीडियो 250 घंटे का अपलोड है,
इतिहास 250 वीडियो 275 घंटे का, इसमें कई वीडियो अपलोड है और कुछ करना बाकी है। अर्थव्यवस्था 100 वीडियो 150 घंटे का, इसमें भी कुछ वीडियो मिलेगा, कुछ अभी करना है। और साइंस टेक 150 वीडियो 175 घंटा, इसमें भी कुछ करना है। तो 1135 वीडियो टोटल होगा 1335 घंटे का। तो आप ये विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करके यही आपको फ़ोटो दिखेगा, इसके थ्रू आप यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस 1 की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आइए 44, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन गगन के बारे में सही है? इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। इससे और अधिक एक रूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा और इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे, किंतु परिवहन के अन्य प्रकार में नहीं। यहीं दिख रहा है कि तीसरा गलत है। जीपीएस किसी पर लगा सकते हैं, अब नहीं लगाना है बात अलग है, लेकिन किसी पर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहले 3 गलत हो गया, तो 2 गोत खत्म हो गया, और अब खाली 2 को चेक कर लीजिए। तो इससे उच्च गुणवत्ता वायु यातायात बिल्कुल है, जीपीएस सिस्टम से वायु यातायात को गुणवत्ता मिलेगा। तो दूसरा अगर सही है तो अब तो आंसर डी ही होगा ना। तो इसका आंसर है डी। हम हमेशा विद्यार्थी को यही कहते हैं, पढ़िए, अब पढ़ने से ज़्यादा गढ़िए। आप देखिए कि यहाँ आपको अभी बता देते हैं कि पहला हो सकता है कि आपको नहीं समझ में, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सटीकता के लिए ही है, लेकिन अगर हम ये देखिए कितना इजी है कि इसका लाभ विमानन को मिलेगा, नहीं मिलेगा, इतना ही मालूम है सबको मिलेगा, तो आप 2 पर आ जाइएगा फट से। अब आइए, ये है सिस्टम जीपीएस का। ये हवाई जहाज उड़ रहा है, इसको चौतरफा घेरे हुए है, देख रहे हैं? तो यही है जीपीएस सिस्टम का। गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन। अब आइए, ग्रांड पहले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया। अन्य देशों के साथ साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ये 2 स्टेटमेंट वाला में है कि दोनों पता होना चाहिए। तो केवल 1, केवल 2, 1 2 और ना तो 1 ना ही 2। यूएस और यूके ने भी नहीं है, अन्य देशों के साथ साथ यूएस मना कर दिया है, खाली यूके है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और दूसरा पहला सही है, तो इसका आंसर होगा ए। यहाँ पर ये हुआ था, यही है वो जगह जहाँ वो शिखर सम्मेलन हुआ था। अब आइए 81, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। उपर्युक्त कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन ईंधन जो है वो अपने आप में एक शक्तिशाली ईंधन है। जब ईंधन को सेल विद्युत हाइब्रिड करेंगे तो जब पेट्रोल पे चलेगा तब तो पावर होगा, और पूर्ण बैटरी विद्युत, तो ये जो है पावर ट्रेन वाहन तीनों माना जाता है। अब देखिए जरा कैसे, ये रहा आपका हाइड्रोजन वाला। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर होता है, डीसी कन्वर्टर होता है, ये पूरा इसके अंदर दिया हुआ है, ये बैटरी है। अब आइए ये दूसरा वाला हाइड्रोजन वाहन, यहाँ पे सिलेंडर लगा होता है, हाइड्रोजन टैंक,
और वो भराना यहाँ है, वो उसको बिजली में बदलेगा बैटरी में। और ये है वो हाइब्रिड मोटर वाहन, यहाँ फ्यूल टैंक भी है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये डीसी डीसी कह रहा है, इसका मतलब ये बैटरी है। अब आइए 82, मानव रहित वायव वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण कर सकते हैं। सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग करते हैं। बैटरी से यूएवी उड़ा पाइएगा? सबसे पहले देख लीजिए कि कुछ नहीं आता है ना अपने को, तो इतने में जो है अपने 2 पे पहुंच सकते हैं। देख लीजिए क्या कहते हैं, सभी 3 हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखिए ऊर्ध्वाधर लैंडिंग होता है और अपने नहीं मंडराएगा तो क्या वहाँ कोई ड्राइवर ले जाएंगे हम? तो इसलिए इसका आंसर है 2। बहुत ईजी है इस बार का। पहले लगेगा कि साइंस टेक का भारी है, लेकिन जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, उसको साइंस टेक में दिक्कत नहीं है। तो अब आइए उस यूवी वाहन का दर्शन कर लीजिए जो बैटरी पर नहीं चला सकते हैं। देखिए रहे कितना बड़ा है, इसको थोड़े बैटरी से चलाया जा सकता है। आज चलाया जाता है तो यहाँ सोलर पैनल लगा देता आदमी, और रतबा में भेजेंगे तब क्या होगा? तो इसलिए ये फ्यूल पे चलता है। अब आइए विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल। उपर्युक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। 3 स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि ये एनोड बनाने के काम में आता है, बाकी कैथोड बनाने के काम में आता है। तो आइए अब जरा देखें, सॉरी निकल वाला। अब आइए देखिए, ये है आपका कन्वेंशनल लिक्विड बैटरी, ये है आपका क्वांटम सॉलिड स्टेट बैटरी। तो निकल वाला ध्यान रखिएगा, वो एनोड में होता है। अब आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे का लेंस, कार का टायर। उपर्युक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है? पकड़ लिया था यूपीएससी की, तोमर सर फंडा बता दिए हैं, इसीलिए इसमें आ गया, नहीं तो केवल 1, 1, 2, 1, 2, 3 में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिगरेट का जो बचा हुआ टुकड़ा है, कोई अनुभव नहीं है कि पीने के बाद रखे हैं, देख के बता रहे हैं, उसमें प्लास्टिक होता ही होता है। आजकल ये देखिए आपके सामने ठोक रहे हैं, तो ग्लास का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है। कार के टायर में भी मिक्स किया जा रहा है ये जो है, तो प्लास्टिक तीनों में होता है। ये देखिए सिगरेट कंटेन कवर्स 400 केमिकल, ये पूरा इसके अंदर आता है। अब आइए चश्मा, ये देखिए लग रहा है, ऐसे ठोकिएगा तो प्लास्टिक लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये प्लास्टिक है। अब जरा आगे बढ़े हम लोग, ये टायर में भी आजकल यूज होने लगा है। आप अगर एनसीईआरटी को बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं तब पूरे भारत में इससे बढ़िया कोर्स किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा। ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स, सारे कोर्स इसमें अपलोडेड हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 905 घंटे का कोर्स है, 905 घंटे अपलोड है। इसके लिए पहले विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, और ये उसका जो है आपको फोटो दिख रहा है 3999 का है। हिस्ट्री 6 से 12 मिलेगा, 214 वीडियो, 225 घंटा। ज्योग्राफी 6 से 12 मिलेगा, 149 वीडियो, 160 घंटा। सिविक्स 6 से 10 है, इसलिए कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस लिख दिए हैं 11th-12th में, 92 वीडियो, 100 घंटा। इकोनॉमिक्स 9 से 12 86 वीडियो, 90 घंटा। पॉलिटिकल साइंस 11 से 12 90 वीडियो, 100 घंटा। सोशियोलॉजी 11 से 12 27 वीडियो, 30 घंटा। साइंस 6 से 10 150 वीडियो, 170 घंटा। और आर्ट एंड कल्चर 11 से 12 29 वीडियो, 30 घंटा।
837 वीडियो है और 905 इसमें घंटे हैं। अब आइए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया, उपर्युक्त में से कितने के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो दो है इसमें से जिसमें कोयला का उसका प्रयोग होता है। देखिए जरा, ये है इथेनॉल, एक बार दर्शन कर लीजिए। ये है आपका यूरिया, ये देख लीजिए। अब आइए, कभी कभी समाचार पत्रों में चर्चित सामान्य Cl20, HMX और LLM 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वाधिक अभिलक्षण हैं। ये हाइड्रोफ्लुओकार्बन प्रशीतक के विकल्प हैं, बिल्कुल नहीं। नामे लग रहा है कि कोई न कोई हथियार है, बस इतने में समझ लीजिए। तो ये सैन्य आयुध के अंतर्गत विस्फोटक है। हाँ, इस दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये विस्फोटक हैं। जरा दर्शन कर लीजिए, ये देख लीजिए। ये सब जो है HMX, ये है आपका, सब देखिए, देखिए लग रहा है कि विस्फोट कर जाएगा, भयानक। ये आपके सामने है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना एक चिप क्वांटम कंप्यूटर को सुकर बनाता है, मतलब व्यवस्थित करता है। मेजोराना 1 चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया गया है और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अभी आपको दिखाते हैं। सॉरी, जरा आगे आने दीजिए। हाँ, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये गलत है। ये अमेजॉन वेब सर्विसेज के द्वारा इसको नहीं शुरू किया गया है, इसलिए आंसर है 1, 3। 2 गलत हो गया, तीनों जगह गलत है। अब आइए, ये है ये सर्विसेज मेजोराना, ये देखिए, ये ऐसे काम करता है और ये एक्चुअली डीप लर्निंग का है, तो वो उसी का एक उपसमुच्चय है। अब आइए 88, प्रायः समाचारों में चर्चित एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। वे मानव निर्मित प्रोटीन हैं, वे विशिष्ट एंटीजन से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को दीप्त करते हैं और वे निपा विषाणु के संक्रमण के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, बताते हैं। सिर्फ अगर इतना मालूम हो, कहीं न कहीं पढ़े हैं कि एक कॉलोनी प्रतिरक्षी निपा विषाणु के संक्रमण और उसके उपचार में प्रयुक्त होता है। ये सबसे इजी लाइन है। और निपा आज का वायरस है, इसका मतलब ये मानव निर्मित ही है। तो आप अगर खाली 3 जान गए ना, तो ये देख लीजिए कि 3 खाली जान गए तो आंसर 1, 2, 3 हो जाता है। और 1 जान गए तो 2 गो। तो देख लीजिए, पहला है निपा और दूसरा देखिए मानव निर्मित। हम इसीलिए व्याख्या में पहले बोले 2 गो चीज़ जान गए। तीसरा के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 1, 3 है, ठीक है, दूसरों जान लेते हैं। अब आइए, ये है वो प्रोटीन मानव निर्मित। अब आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता है। स्टेटमेंट लिखने के पहले 5 बार सोचना चाहिए। महासागर में कैसे नहीं बचेगा? महासागर में तो वायरस है ही। कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता। अगर वायरस बदमाश नहीं होता तो 3 इडियट्स में कायल प्रिंसिपल का नाम वायरस रखा था। कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो सब गलत है। देखिए, महासागरीय जल में विषाणु होता ही है। विषाणु बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर सकता है और कोई विषाणु परपोषी कोशिका में, ये क्या बात कर रहे हैं, वो तो उसको पूरा का पूरा अंदर घुस करके उसको पूरा डायग्राम बना लेता है वायरस। तब ना हमको जो है वायरस का कोई इलाज नहीं है।
तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है, और हमको कह रहा है सही खोजने के लिए तो आंसर होगा कोई भी नहीं। ये है ये वायरस बा। अब आइए, तो इस तरह से आज हम लोग सामान्य विज्ञान या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न को देखें। अब इसी प्रकार से आपको यूपीएससी के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।